आस्था अर्जुन की गाड़ी से उतरकर अपने घर के अंदर चली जाती है। आस्था के जाने के बाद अर्जुन का फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन पर बात करने के बाद अर्जुन के एक्सप्रेशन अचानक चेंज हो जाते हैं और वो वहाँ से गाड़ी भगा देता है। इधर जब आस्था अपने रूम में छुपते छुपाते अपने रूम में आती है और जब वो सोफे के पीछे बैठकर इधर उधर देख रही थी, तभी कोई पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। तो आस्था अपने आप से कहती है, मर गई, अब तो पापा क्लास लेकर ही छोड़ेंगे। और फिर वो धीरे धीरे पीछे की तरफ देखती है तो सामने और कोई नहीं, शिवी खड़ी थी। शिवी को देखकर आस्था ने एक गहरी सांस ली। शिवी, तूने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा पापा हैं। अच्छा ये बता, पापा क्या कर रहे हैं? तो शिवी आस्था को ऊपर से नीचे तक देखते हुए जवाब देती है और शिवी ने आस्था को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, पहले आप ये बताइए आप कहाँ से आ रही हो और आपने ये अजीबोगरीब कपड़े क्यों पहने हैं? आप तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती ना। वो आस्था ने शिवी को जवाब देते हुए कहा, वो मैं एक मीटिंग में गई थी। आस्था की बात सुनकर शिवी आस्था को वहीं सोफे पर बिठाते हुए एक्साइटेड होते हुए पूछती है, दी आप मुझे सब बताइए, मुझे सब कुछ जानना है। आप कहाँ गई थी और वहाँ क्या क्या हुआ, सब कुछ। तो आस्था शिवी को सब कुछ बता देती है। आस्था जैसे जैसे शिवी को सब बता रही थी वैसे वैसे उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थी। आस्था के मुंह से सब बातें सुनकर शिवी आस्था से कहती है, दी आप अपने बॉस के साथ एक ही रूम में थी, कहीं उन्होंने आपके साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? इससे पहले शिवी और को पूछती, आस्था ने शिवी की बात को बीच में काटते हुए कहा, नहीं नहीं शिवी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इनफैक्ट उन्होंने तो मेरी हेल्प की। अगर वो नहीं सही टाइम पर अपने साथ नहीं ले जाते तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या होता। मुझे तो कुछ याद भी नहीं है कि कल रात क्या हुआ था। अगर वो होटल स्टाफ की लड़की मुझे नहीं बताती तो शायद मैं उन्हें अभी तक गलत ही समझ रही होती। शिवी ने आस्था से सीरियस होकर कहा, वो सब तो ठीक है दी, मगर आप ये बताइए कि आपने ऐसी कौन सी ड्रिंक पी ली थी जिससे आपको नशा हो गया और आपको कुछ भी याद नहीं है? आस्था ने कहा, मैंने तो सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक पी थी यार, बस, और कुछ नहीं। पता नहीं उसमें पीने के बाद मुझे अजीब सा फील होने लगा। शिवी ने आस्था की बात सुनकर कहा, दी इसका मतलब है कि किसी ने आपकी ड्रिंक में कुछ गलत मिलाया था। लेकिन ऐसा कौन करेगा? आपको तो कोई जानता भी नहीं होगा ना वहाँ, तो फिर किसने आपके साथ ये किया होगा? आस्था ने शिवी की बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहा, छोड़ ना शिवी, तू भी सीआईडी बनकर बैठ गई है। हो सकता है मैंने ही कोई गलत ड्रिंक उठा ली हो और पी ली हो। आस्था ये सब शिवी का ध्यान भटकाने के लिए बोल रही थी, क्योंकि वो शिवी को परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन अंदर ही अंदर वो भी ये जानती थी कि आखिर उसके साथ ऐसा किसने किया होगा। तो आस्था ने टॉपिक को चेंज करते हुए कहा, अच्छा ये बता, तू आज कॉलेज क्यों नहीं गई? शिवी ने नॉर्मल टोन में कहा, कुछ नहीं दी, वो मुझे अपनी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी तो मैं आज कॉलेज नहीं गई। आस्था ने चिंता जताते हुए कहा, क्या हुआ? तेरी तबीयत ठीक तो है ना? क्या हुआ है तुझे? शिवी ने आस्था को रिलैक्स करते हुए कहा, हाँ दी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने दवाई खा ली है, तो आप पहले ये ठीक हूँ मैं। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन की गाड़ी एक बड़े से आलीशान घर के आगे रुकती है। अर्जुन गाड़ी से उतरकर सीधा घर के अंदर जाता है। इस वक्त अर्जुन के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और जब वो अंदर पहुंचता है तो देखता है सामने सोफे पर उसकी दादी रुद्र और अमन उसके साथ बैठे हुए हैं। अर्जुन को देखकर तो अमन की सांसें उसके गले में ही अटक गई थी। अमन ने अपने मन में सोचते हुए कहा, अगर इसे पता चला कि मैंने यहाँ आकर क्या किया है तो ये तो मुझे जिंदा ही दफना देगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करना इस राक्षस से। एक्चुअली अमन अर्जुन के बचपन का दोस्त था और साथ ही उसका असिस्टेंट। अमन ऑफिस में उससे एक असिस्टेंट की तरह ही पेश आता था और ऑफिस के बाहर एक दोस्त की तरह। अमन अर्जुन का बिहेव अच्छे से जानता था कि अगर किसी ने उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को भी कुछ भी बताया तो उसके साथ वो कुछ भी कर सकता है। अमन इस वक्त खुद को यहाँ आने के लिए कोस रहा था। आखिर वो क्यों यहाँ आया और क्यों उसने अपना मुंह खोला? अमन अपने मन में खुद से कहता है, मुझे रुद्र की बात मानकर यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ आकर अमन ने अर्जुन और आस्था के बारे में सब कुछ बता दिया था सबको। फ्लैशबैक। दादी ने अमन से कहा,
अच्छा अमन, ये बता अर्जुन के ऑफिस में अभी कोई नई लड़की आई है क्या? रुद्र बता रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और समझदार है। दादी की बात सुनकर अमन ने कहा, दादी वो खूबसूरत तो है लेकिन समझदार है ये कह नहीं सकते। दादी ने अमन से पूछा, क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है तू, जो उसके बारे में तुझे ऐसा कुछ पता चला है क्या? अमन ने दादी से कहा, अरे दादी ये पूछिए कि क्या नहीं पता चला है। दादी एक बात बताइए, आपने कभी आ बैल मुझे मार वाली कहावत सुनी है? अगर नहीं तो उस लड़की को देख लीजिएगा, आपको वो कहावत सच लगेगी। फिर अमन आस्था का अर्जुन की गाड़ी फोड़ना और गाड़ी का कांच तोड़ना और ऑफिस में काम करना और अर्जुन का बिहेवियर आस्था के लिए सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाना दादी को सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर रुद्र और दादी तो बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर दादी ने खुश होते हुए कहा, चलो कोई तो है जिसे अर्जुन सिंह राठौर से डर नहीं लगता, जो उसके सामने भी बोलना जानता है। नहीं तो हमें लगता है कि उसके सामने बोलना तो दूर, कोई मुंह भी नहीं खोल सकता। रुद्र ने दादी से खुश होते हुए कहा, दादी मैंने कहा था ना कि वो लड़की ही है जो भाई को सीधा कर सकती है और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ ला सकती है। नहीं तो भाई अगर ऐसे ही अकेले रहे तो और भी ज़्यादा खड़ूस हो जाएंगे और बस सबको डराते रहेंगे और धमकाते रहेंगे। दादी ने रुद्र की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, वरना अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं अपने परपोते का मुंह कभी नहीं देख पाऊंगी। और फिर दादी ने अमन से कहा, अमन तुम अर्जुन को अभी फ़ोन करो और मुझे यहाँ बुलाओ, अभी के अभी। फ्लैशबैक एंड। अर्जुन वहाँ खड़े होकर अमन को घूरे जा रहा था। अर्जुन के ऐसे घूरने से अमन के तो पसीने छूट रहे थे। अर्जुन ने अमन को घूरते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो ऑफिस में होना चाहिए ना, शायद तुम्हें बहुत फ्री टाइम मिलने लगा है। क्योंकि अर्जुन को अच्छे से पता था कि जब वो 3 लोग साथ में होते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ खिचड़ी ज़रूर पकाते हैं। अर्जुन के सवाल का अमन कुछ जवाब देता उससे पहले ही दादी कड़क आवाज़ में बोलती हैं, क्यों, वो क्यों नहीं आ सकता यहाँ? हमने बुलाया है उसे यहाँ, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? अर्जुन ने दादी से कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूर आ सकता है वो यहाँ, और अगर मुझे पता चला कि यहाँ आकर इसने कोई गड़बड़ की है तो ये अच्छे से जानता है कि मैं इसके साथ क्या करूँगा। अर्जुन की बात सुनकर अमन को तो रोना ही आ रहा था। वो अब यही सोच रहा था कि पता नहीं अब अर्जुन इसके साथ क्या करेगा। अमन ने अपने डर को दबाते हुए कहा, तू कैसी बातें कर रहा है यार, मैं तो यहाँ बस दादी से मिलने आया था, तुझे ऐसे क्यों लगता है कि हम मिलते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ही करते हैं? अर्जुन ने अमन की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, आपने इसे यहाँ क्यों बुलाया था इनफैक्ट? दादी ने अर्जुन को देखते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, तुम हमारे बुलाने पर यहाँ नहीं आते, इसलिए मैंने अमन को कॉल करने को कहा। अर्जुन ने दादी से कहा, जी बोलिए क्या बात करनी है आपको? दादी ने सीरियस होते हुए कहा, हमें तुम्हारी शादी को लेकर कुछ बात करनी थी। अर्जुन ने मना करते हुए कहा, नो दादी, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मुझे शादी नहीं करनी है, फिर भी आप वही टॉपिक फिर से छेड़ रही हो। दादी ने अर्जुन से सख्त लहजे में कहा, हमने आपसे पूछने के लिए यहाँ नहीं बुलाया है, हमने आपको ये बताने के लिए बुलाया है कि 1 महीने का टाइम है आपके पास शादी करने के लिए। 1 महीने के अंदर आप शादी कर लीजिए, नहीं तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। अर्जुन ने मना करते हुए कहा, अगर मैं शादी ना करूं तो? दादी ने अर्जुन को सख्त लहजे में कहा, तो भूल जाइए कि आपकी कोई दादी थी, अगर आपने शादी नहीं की तो हम भी आपको भूल जाएंगे। दादी की बात सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में वहाँ से चला गया। दादी की बात सुनकर अर्जुन गुस्से में वहाँ से चला गया था और अर्जुन के पीछे पीछे अमन को भी उसके साथ जाना पड़ा। अर्जुन के जाने के बाद रुद्र ने दादी से हंसते हुए कहा, वाह दादी, आपने क्या धमाका किया है और क्या धमकाया है भाई को। आई एम डैम श्योर भाई को इस बार ज़रूर मानना होगा। रुद्र ने दादी की नकल करते हुए कहा, 1 महीने के अंदर शादी कर लेना, अगर तुमने शादी नहीं की तो भूल जाना तुम्हारी कोई दादी है। और फिर हंसने लगता है। दादी ने रुद्र को समझाते हुए कहा, अगर हम ऐसे उसे नहीं धमकाते तो जनाब हमारी बातों को कभी सीरियस नहीं लेते और हम कभी भी अपने परपोते का या परपोती का पोता
मुंह नहीं देख पाते। और अगर हम ये इंतज़ार करते कि वो कोई लड़की पसंद करके शादी करेगा तो हम बस इंतज़ार ही करते रह जाते। अगर उन्हें कोई लड़की पसंद भी आ जाती तो वो तो उनके गुस्से को देखकर ही भाग जाती। लेकिन जब तुमने उस लड़की के बारे में बताया तो मन में एक उम्मीद सी जाग गई है। वो एक पहली लड़की है जिसने अर्जुन के सामने बोलने की हिम्मत की। उसे अर्जुन अर्जुन सिंह राठौर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दादी की बात सुनकर रुद्र ने सीरियस होते हुए कहा, हाँ दादी, आप सही कह रही हैं। वो और लड़कियों से बिल्कुल अलग है। भाई को हैंडल करना अच्छे से आता है उसे पता है कि भाई से कैसे बात करनी है। वो बाकी लड़कियों की तरह भाई की हाँ में हाँ नहीं मिलाती। और मुझे भी लगता है कि वो लड़की भाई के लिए एकदम सही है, परफेक्ट है, जो भाई की लाइफ में खुशियाँ ला सकती है। नहीं तो बड़ी माँ के जाने के बाद तो भाई जैसे पत्थर बन गए थे, जिसे ना कभी कोई दर्द महसूस होता है और ना ही खुशी। दादी, मैं दिल से चाहता हूँ कि भाई की लाइफ में कोई ऐसा आए जिसके साथ वो खुलकर बात कर सके और अपना दिल का दर्द बांट सके। रुद्र ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, अब और उन्हें इस तरह से घुट-घुट कर जीते देख नहीं सकता मैं। रुद्र की बात सुनकर दादी ने प्यार से रुद्र के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कितना बड़ा हो गया है मेरा बेटा, कितनी फिक्र करता है अपने भाई की। वहाँ एक इमोशनल माहौल बन गया था। रुद्र ने माहौल को हल्का करते हुए कहा, अरे दादी, आप इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? भाई की शादी हो जाएगी, उसमें मेरा भी तो फ़ायदा है ना। तो रुद्र को सवालिया नज़रों से देखते हुए दादी कहती हैं, मानो पूछ रही हूँ कि क्या फ़ायदा होगा तेरा। तो रुद्र ने दादी को समझाते हुए कहा, अरे दादी, भाई की शादी होगी तभी तो मेरा नंबर आएगा ना शादी का, नहीं तो भाई के चक्कर में मैं भी कुमारा मर जाऊँगा। रुद्र की बात सुनकर दादी ने रुद्र को के कान खींचते हुए कहा, अच्छा बेटा, तुझे अपनी शादी की पड़ी है, चल कोई नहीं, अर्जुन से पहले मैं तेरे लिए लड़की देखकर तेरी शादी करवा देती हूँ और तुझे सेट कर देती हूँ। रुद्र ने मना करते हुए कहा, अरे अरे नहीं नहीं दादी, मैं तो मजाक कर रहा था। जब मुझे कोई लड़की पसंद आएगी तब मैं शादी कर लूँगा। भाई की तरह आपको वेट नहीं कराऊँगा आपके परपोते और परपोती का मुँह दुखाने के लिए। मैं तो झट से कर दूंगा। दादी ने रुद्र के सर पर प्यार से चपत लगाते हुए कहा, मुझे तो डर है कि तू कहीं शादी से पहले ही मुझे परपोता या परपोती ना दिखा दे। दादी की बात सुनकर रुद्र ने नौटंकी करते हुए दादी से कहा, डोंट टू वरी दादी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मुझे अपनी मान मर्यादा अच्छे से पता है। रुद्र की बात सुनकर दादी हंसते हुए रुद्र के सर पर प्यार से चपत लगाती हैं और फिर वो दोनों इसी तरह बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन गुस्से में अपने घर पर बैठा हुआ था। उसके कानों में दादी की कही हुई बातें गूंज रही थी और वो गुस्से में वहीं चुपचाप बैठा हुआ था। उसको इस तरह चुपचाप बैठा देखकर अमन की तो जान ही निकल रही थी। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अर्जुन से पूछ कर बोल सके कुछ। अमन ने अपने मन में खुद से कहा, ये इतना चुप क्यों है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तूफ़ान के आने से पहले वाली शांति है। और फिर अमन ने हिम्मत करते हुए बोला, छोड़ ना यार, दादी की बातों को इतना सीरियस मत ले, शायद उन्होंने गुस्से में आकर वो सब बोल दिया होगा। चल ना, ऑफिस चलते हैं, और वैसे भी आज तेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी है ऑफिस में। तो अर्जुन अमन को बस एक ही शब्द कहता है, कैंसल कैंसल, वहाँ से चला जाता है। रूम में जाकर अर्जुन सीधा वॉशरूम में शॉवर लेने चला जाता है। 10 मिनट बाद शॉवर ऑन होने के बाद सीधा बेड पर आंखें बंद करके लेट जाता है। अर्जुन के रूम में जाने के बाद अमन भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। आस्था के घर पर शिवी बार बार आस्था को कल के बारे में पूछ कर परेशान कर रही थी। तो आस्था ने शिवी से कहा, देख शिवी, मैंने सब कुछ तो तुझे बता दिया है ना, फिर कि तू मेरा दिमाग खा रही है। तो शिवी ने आस्था से कहा, अच्छा ठीक है, बस एक लास्ट सवाल पूछ सकती हूँ क्या? आस्था ने शिवी से कहा, अगर मैं मना करूँगी तब तू चुप रहेगी क्या? तो इससे अच्छा है तू पूछ ही ले। शिवी ने आस्था से कहा, दी एक बात बताओ, अगर आप अपने बॉस को इतना बुरा बताती हो, अगर वो इतने ही बुरे होते तो कल रात वो आपका फ़ायदा भी तो उठा सकते थे ना, मगर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद वो आपके साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वो बुरे कैसे हो सकते हैं दी? शिवी की बात सुनकर आस्था कुछ सोचने लगी और फिर आस्था ने शिवी को हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, शायद तू सही बोल रही है, वो जैसा
अपने आप को दिखाते हैं वो वैसे नहीं हैं। उनके पास भी एक दिल है जिसे सही गलत की पहचान है और वो कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगती है। आस्था को ऐसे मुस्कुराता हुआ देखकर शिवी उसे चिढ़ाते हुए कहती है, ओए होए क्या बात है, किसी के बारे में सोचकर मुस्कुराया जा रहा है। कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया है आपको अपने खड़ूस दोस्त से जो इतना मुस्कुरा रही हो। शिवी की बात सुनकर आस्था ने चिढ़ते हुए कहा, शट अप शिवी, क्या अनाप शनाप बोले जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी कोई आस्था के घर की डोर बेल बजाता है तो शिवी डोर खोलने जाती है। शिवी दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने पापा खड़े थे। अपने पापा को देखकर शिवी ने अपने पापा से कहा, क्या हुआ पापा, आज आप इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए। मनोज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सब ठीक है, वो आज मैंने ऑफिस से हाफ डे की छुट्टी ली थी तो इसलिए जल्दी आ गया। तभी मनोज जी का ध्यान किचन में से आ रही आवाज़ से जाता है। शिवी से पूछते हैं, किचन में कौन है। शिवी ने किचन की तरफ देखते हुए कहा, वो किचन में दी है। मनोज जी ने किचन की तरफ देखते हुए शिवी से पूछा, क्या आस्था आज ऑफिस नहीं गई। शिवी ने मना करते हुए कहा, नहीं, वो तनु दी के घर से सीधा खरी आ गई। मनोज जी ने शिवी से पूछा, लेकिन क्यों, वो ऑफिस क्यों नहीं गई। शिवी ने झूठ बोलते हुए कहा, वो दी को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी इसलिए वो ऑफिस नहीं गई। शिवी ने अपने पापा से झूठ बोला मगर उसे ये डर था कि कहीं उसका झूठ पकड़ा ना जाए। तभी आस्था ने किचन से बाहर आते हुए कहा, हाँ पापा, वो हमें कुछ अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो हम ऑफिस नहीं गए। क्योंकि आस्था ने शिवी की सारी बातें सुन ली थी इसलिए आस्था ने भी हाँ में हाँ मिलाया। क्या हुआ तेरी तबीयत, चल डॉक्टर को दिखाते हैं। आस्था ने अपने पापा को रिलैक्स करते हुए कहा, वो डोंट वरी पापा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही थी और कुछ नहीं, बस इसलिए ऑफिस नहीं गई। अच्छा ठीक है, ये सवाल जवाब बंद कीजिए और जाइए पहले जाकर फ्रेश हो जाइए जब तक मैं खाना लगाती हूँ। तो मनोज जी वहाँ से चले गए और तब तक आस्था खाना लगाती है और फिर साथ बैठकर सभी लोग खाना खाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आस्था जल्दी खड़े होकर अपना सारा काम ख़त्म करके ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी और वो तनु को भी कॉल करके जल्दी आने को बोल देती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। जब वो ऑफिस गेट पर पहुंचती है तो तनु वहीं गेट पर ही मिल जाती है और दोनों अंदर चली जाती है। आस्था और तनु जब अंदर आते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करें। जब आस्था और अनी ऑफिस पहुंचती हैं तो वहाँ का माहौल देखकर हैरान रह जाती हैं क्योंकि ऑफिस में आज बहुत ही टेंशन का माहौल था। सभी लोग इधर से उधर घूम रहे थे, भाग रहे थे। सबको देखकर लग रहा था कि सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तभी आस्था वहाँ के किसी एम्प्लॉय से पूछती है। आस्था ने एक एम्प्लॉय से कहा, क्या हुआ, सब लोग भाग भाग कर काम क्यों कर रहे हो और इतनी ज़्यादा टेंशन में क्यों हो। तभी उस एम्प्लॉय ने आस्था से कहा, तुम्हें नहीं पता आज बॉस कितने ज़्यादा गुस्से में है, उन्हें देखकर लग रहा है कि आज किसी ना किसी के ऑफिस में आखिरी दिन होगा, इसलिए सब लोग अपने काम को अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अगर छोटी सी भी गलती हुई तो सीधा ऑफिस से बाहर फेंक दिए जाएंगे। तो जाओ तुम भी अपना काम अच्छे से कर लो, नहीं तो जॉब से हाथ धो। ये बात सुनकर आस्था अपने मन में सोचते हुए कहा, अरे वाह, इस खड़ूस से छुटकारा पाने का ये सही मौका है। अगर ये मुझे खुद जॉब से निकालेगा तो मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और मुझे इससे छुटकारा भी मिल जाएगा। आस्था यही सोचते हुए मन ही मन खुश हो रही थी। आस्था को इस तरह कहीं खोया हुआ देखकर तनु ने अपने उसके सामने हाथ हिलाते हुए कहा, ओह मैडम, तुम कहाँ खो गई, चलो, नहीं तो हमारा भी आज ऑफिस का लास्ट डे होगा। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। आस्था अपने कैबिन में पहुंचकर सबसे पहले अर्जुन का शेड्यूल बनाती है और उसे लेकर अर्जुन की कैबिन की तरफ चली जाती है। आस्था अर्जुन के कैबिन की डोर को नॉक करती है तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। वो फिर से नॉक करती है लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। आस्था धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर झांक कर देखती है तो अंदर उसे कोई नज़र नहीं आता। तभी कोई पीछे से आस्था के कंधे को थपथपाता है तो आस्था उस इंसान को बिना देखे उसका हाथ झटक देती है और अंदर झांकती रहती है। तो फिर से वो कंधे पर हाथ थपथपाता है। इस बार आस्था चिढ़ते हुए पीछे मुड़ती है और कहती है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। और इससे पहले वो कुछ कह पाती उसके शब्द मुंह में ही रह जाते हैं। आस्था ने हकलाते हुए कहा, आप।
सामने खड़ा हुआ इंसान और कोई नहीं बल्कि अर्जुन था। जब आस्था उसके कैबिन में जा ही रही थी तब वो अपने कैबिन में नहीं था, और जब वो अपने कैबिन में आ रहा था तब आस्था उसके कैबिन में झांक झांक कर देख रही थी, और वो काफ़ी देर से खड़ा होकर ये नोटिस कर रहा था। जब काफ़ी देर हो गई आस्था को ऐसा करते हुए देखकर तो वो उसके पास चला आता है। अर्जुन को अपने सामने देखकर आस्था के मुंह से जैसे शब्द ही नहीं निकल रहे थे, और वो अपने मन ही मन अपने आप को कोस रही थी। वहीं अर्जुन आस्था को बस घूरे जा रहा था, और फिर अर्जुन ने अंदर जाते हुए कहा, कम इन। तो आस्था भी उसके पीछे अंदर आ गई। अंदर अर्जुन अपने चेयर पर बैठता है और आस्था को अपने सामने खड़ी होती है। अर्जुन ने आस्था को घूरते हुए कहा, ये क्या हरकतें कर रही थी तुम? क्यों झांक रही थी मेरी कैबिन में? आस्था ने अर्जुन से सीधे सीधे कहा, वो सर, हम ये देख रहे थे कि आप अंदर हैं या नहीं। अर्जुन ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, ओह रियली? तुम इस तरीके से चेक करती हो कि कोई अंदर है या नहीं? आस्था ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, वो हमने डोर नॉक किया था लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो हम अंदर झांक रहे थे। अर्जुन ने आस्था को ताना मारते हुए कहा, हाँ, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो तुम जासूसी करने के लिए ताका झांकी तो करोगे ही ना। आस्था ने अपने मन में सोचते हुए खुद से कहा, ये तो मेरे पूछताछ कर रहा है जैसे मैंने किसी का मर्डर कर दिया है। ये तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। अर्जुन ने आस्था से सख्त लहजे में कहा, तुमने गलती की है तो तुम्हें उसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी। तो तैयार रहना अभी के लिए। तुम जाओ, मेरे लिए एक कप कॉफ़ी लेकर आओ। तुम्हारी बकवास बातें सुनने के बाद मेरा सर दर्द हो रहा है। मेरे लिए एक कप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लेकर आना। आस्था ने वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहा, पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है। जब भी मैं इसके सामने आती हूँ तो इसे खाने पीने की चीज़ें ही क्यों याद आती हैं। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये अकाल में मर गया होगा, भूखमरी में पैदा हुआ हो। जब देखो तब खाने और पीने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है इस इंसान को। और फिर आस्था कुछ देर बाद अर्जुन के लिए कॉफ़ी लेकर आती है और कॉफ़ी देते हुए कहती है, सर आपकी कॉफ़ी। तो अर्जुन उसके हाथ से कॉफ़ी ले लेता है। अर्जुन ने कॉफ़ी पीते हुए कहा, हाँ तो मिस आस्था, क्या तुम अपनी सज़ा के लिए तैयार हो? आस्था ने अर्जुन से कहा, अगर सर मैं ना बोलूँगी तब भी आप मुझे सज़ा देंगे ही ना, तो मजबूरन मुझे हाँ ही बोलनी पड़ेगी। अर्जुन ने आस्था को टोंट मारते हुए कहा, गुड, काफ़ी समझदार हो गई हो तुम मेरे साथ रहते रहते। नहीं तो तुम्हारी हरकतें देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई पागल खाने से भाग कर आया हो। आस्था ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, क्या मैं आपको पागल नज़र आती हूँ? अर्जुन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, तुम्हारी हरकतों से तो यही लगता है कि तुम किसी पागल से कम नहीं हो। आस्था ने थोड़ा गुस्से में कहा, ऐसी कौन सी हरकत कर दी मैंने जो आपको ऐसा लगता है कि मैंने किसी का सर फोड़ दिया है, वो भी पत्थर से? अर्जुन ने आस्था को कहा, नहीं, तुमने किसी को पत्थर तो नहीं मारे, लेकिन तुम्हारी हरकतें यह हैं कि जानबूझकर गलती करना और फिर सज़ा भुगतना। सज़ा से याद आया, मुझे भी तुम्हारी सज़ा बतानी है। वैसे एक बात बताओ, ऑफिस का टाइम कितने बजे का है? आस्था ने अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए कहा, सर 10 बजे से। अर्जुन ने आस्था से कहा, राइट, ऑफिस का टाइम 10 बजे से है, लेकिन कल से तुम्हारे लिए ऑफिस का टाइम 10 बजे से नहीं 8 बजे से स्टार्ट होते हैं। तुम कल से 8 बजे से काम पर आओगी, समझी? अर्जुन की बात सुनकर तो आस्था जैसे शॉक्ड हो जाती है, और आस्था ने हैरानी से अर्जुन से कहा, क्या सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? सच में पागल हो गए क्या? मैं 8 बजे से क्यों आऊँगी ऑफिस? अर्जुन ने आस्था से कहा, तुम्हें कल से 8 बजे से ही आना होगा। अगर तुम कल से सुबह 8 बजे से नहीं आओगी तो तुम्हें रात के 9 बजे तक काम करना पड़ेगा। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें रात में काम करना है या सुबह जल्दी आना है। आस्था ने परेशान होते हुए कहा, लेकिन सर मैं इतनी जल्दी ऑफिस आकर क्या करूँगी? अर्जुन ने कहा, मैंने कब कहा कि तुम 8 बजे से ऑफिस आओगी? तुम 8 बजे ऑफिस नहीं, मेरे घर पर आओगी और मेरे लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाओगी। यही तुम्हारी पनिशमेंट है। आस्था ने अर्जुन से कहा, अगर मैं ये पनिशमेंट मानने से मना कर दूं तो आप क्या करोगे? अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, तुम ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर में क्या लिखा है। अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि उसमें कौन कौन सी कंडीशंस लिखी थी। अर्जुन ने आस्था को कंडीशंस बताते हुए कहा,
तुम अपने बॉस के सारे ऑर्डर फॉलो करोगी। दूसरी कंडीशन, तुम 6 महीने तक ये जॉब नहीं छोड़ सकती, और अगर तुमने ये जॉब छोड़ी तो तुम्हें पेनल्टी भरनी होगी, वो भी 6 लाख रुपए की। उससे पहले ही आस्था ने अर्जुन को रोकते हुए कहा, सर आपको मुझे कंडीशन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सारी कंडीशन अच्छे से याद है। और हाँ, आप मुझे अपने घर का एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं कल वहाँ टाइम पर पहुँच जाऊँगी। ये बोलकर आस्था वहाँ से चली गई। आस्था के जाने के बाद अर्जुन अपने मन में सोचा, मिस आस्था, तुमने मुझे बहुत परेशान किया, अब मेरी बारी। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। तो हेलो एवरीवन, आई होप आपको ये धमाकेदार मज़ेदार क्यूट सा एपिसोड पसंद आया हो, और आपको आस्था और अर्जुन की जो फ़ाइट है वो भी पसंद आ रही होगी। और आपको स्टोरी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग इस स्टोरी पे ज़्यादा कमेंट नहीं करते, थोड़ी मैं डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ, लेकिन प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये कैसी लग रही है, आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।